हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किन परिस्थितियों में हम किसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। तो अभिक्रिया का अर्थ है यहाँ पर कुछ परिवर्तन, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। पिछली कक्षाओं में 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि परिवर्तन जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार है भौतिक, और इसकी पहचान क्या है कि कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, यानी कि परिवर्तन हुआ। मान लेते हैं एक्स है और ये एक्स को एक्स करने से अच्छा हम इसे जल समझते हैं। तो ये मान लिया हमने जल लिया, और इस जल को हमने क्या किया, गर्म किया, हीट प्रोवाइड किया, जैसे हम लोग किचन में करते हैं चाय बनाते समय, चावल पकाते समय। और ये जल को गर्म कर रहे हैं जब हम, तो क्या हुआ, इसका तापमान मान लेते हैं कि अभी 25 डिग्री सेल्सियस है ना। गर्म करने के बाद भी ये जल रहा, और उसका तापमान जब ये उबल रहा है तब ये 100 डिग्री सेल्सियस हुआ। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि गर्म होते होते ये जो जल है ना वो बदल जाता है जल वाष्प में, यानी कि गैस में बदल जाता है, लेकिन रहता वो जल ही है। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें परिवर्तन तो हो किंतु कोई नया पदार्थ ना बने, उन परिवर्तनों को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। दूसरी तरफ है रासायनिक परिवर्तन। इनके क्या खास बात है कि परिवर्तन होने के बाद हमें कोई नया पदार्थ मिलने वाला है, और ये जो नया पदार्थ है ना पुराने पदार्थ से अपने रासायनिक गुणों में परमाणु किस प्रकार आपस में जुड़े हैं उनसे अलग होता है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं: पटाखों का जलना, अंडे फ्राई करना, प्रकाश संश्लेषण होना, भोजन का पचना, एलपीजी का जलना, लकड़ियों का जलना। अगर इन सभी उदाहरणों को हम ध्यान से देखें तो अगर लकड़ी जल रही है, जलने के बाद हमें मिलता है राख, और राख और लकड़ी में बहुत अंतर है। ये जो ठोस अवस्था में राख चूर्ण पाउडर बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पर ये ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसकी वजह से प्रकाश भी मिल रहा है, लकड़ी के जलने से उजाला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। तो क्योंकि एकदम नया पदार्थ मिल रहा है लकड़ी से राख, तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ, और रासायनिक परिवर्तन को ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो ये दोनों ही समान है। उचित परिभाषा हम जानते हैं कि अगर किसी पदार्थ के परमाणुओं के आबंध बदल जाएं, जैसे कि हमने लिया जल, और हम अभी जल को गर्म न करके इस जल से विद्युत धारा प्रवाहित करें। तो जल से अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जल के जो अणु है ना, ये इनके परमाणु अलग हो जाते हैं और बनाते हैं गैस। पानी जो बहने वाला पदार्थ है अभी वो बन गया गैस, जिसे हम देख भी नहीं पाते। तो ये अंतर आ गया कि एक जिस जो लिक्विड स्टेट में है, बह रहा है, देख पा रहे हैं, हम छू पा रहे हैं, वो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद बदल गया गैस में, और इन्हें हम महसूस तो कर पाएंगे वायु के रूप में, लेकिन हम इन्हें ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। तो ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। और हो क्या रहा है कि जल के अणु जो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इनके आबंध हैं कि दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये टूट जाता है और नए आबंध बनते हैं। और नए आबंध किस प्रकार के हैं कि ये दोनों हाइड्रोजन ना जो ऑक्सीजन से जुड़े थे अभी आपस में जुड़ जाते हैं। ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन से जुड़ा था वो जल के किसी दूसरे अणु के आबंध टूटने पर उस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में यही होता है कि जो पुराने रासायनिक आबंध है, केमिकल बॉन्ड है, वो टूट जाते हैं और नए केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि परमाणु किस प्रकार जुड़े हुए हैं इसमें परिवर्तन होता है, सूत्र बदल जाता है। आगे हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक मुझे लगता है कि समझ में आया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें जिस अभिक्रिया या परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बने, परमाणुओं के पुराने आबंध टूटें और परमाणुओं के बीच नए आबंध बने, यानी कुल मिलाकर ये जो सूत्र है परमाणुओं का या अणुओं का जो सूत्र है, ये सूत्र जो है ना ये बदल जाए। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। परिभाषा: ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात अगर हम ऐसा समझें कि हमारे पास दो अभिकारक हैं, कम से कम दो, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, अभी ये दोनों अलग अलग है ना, ये दोनों साथ में आ गए और एकल उत्पाद बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं,
ये दोनों रिएक्टेंट्स मिलकर, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण के लिए हम क्या ले सकते हैं? कोयले का दहन। कोयला जिसका सूत्र होता है C और दहन का अर्थ है ऑक्सीजन से अभिक्रिया, यानी कि अगर हम कोयले का दहन करते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। एक दूसरी अभिक्रिया का यहाँ पर चित्र है, और इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड है और इस कैल्शियम ऑक्साइड में मिलाया जा रहा है जल, और जब ये दोनों मिल रहे हैं ना, तो बन रहा है एक नया उत्पाद यहाँ पर, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर सूत्र के साथ लिखना हुआ तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन, बिना बुझा हुआ चूना, इसके साथ में लिया हमने जल, और इस अभिक्रिया में ये तीर जो है बताता है कि अभिक्रिया में क्या बन रहा है, और बनता है बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र है CaOH2। तो ये चित्र जो है ये एक संयोजन अभिक्रिया को दिखा रहा है, जिसमें दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। हम कुछ और संयोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण भी यहाँ पर जानेंगे। ये दो उदाहरण, कुछ और उदाहरण हम स्टडी करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने से बनता है जल। तो अभी यहाँ पर ये दोनों गैसें मिल रही हैं और बन रहा है जल, जो है एक लिक्विड तरल पदार्थ है। तो ये हुआ रासायनिक परिवर्तन, और क्योंकि दो से मिलकर एक बना, तो ये हुआ संयोजन अभिक्रिया हुआ। आगे हम दूसरी अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, और ये है वियोजन अभिक्रिया, जिसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन विपरीत है। परिभाषा: एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। परिभाषा हम देखते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ पे दो मिलकर एक बना रहा है। वियोजन में क्या हो रहा है कि एकल अभिकर्मक जो है ना, परिस्थितियाँ चाहिए, जैसे कि यहाँ पर विद्युत की उपस्थिति आवश्यक है। विद्युत की उपस्थिति में ये बना रहा है छोटे छोटे उत्पाद। तो ये जल का विद्युत की उपस्थिति में अपघटन हुआ, एक तरह की का वियोजन अभिक्रिया। दूसरी वियोजन अभिक्रिया का हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हमने लिया आयरन सल्फेट ठोस, और इससे किया गया गर्म तापन, और या फिर ऊष्मा भी हम लिख सकते हैं। इन दोनों का ही अर्थ है कि आयरन सल्फेट को फेरस सल्फेट को गर्म किया जाना चाहिए, और ये फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये हरे रंग के होते हैं। तो फेरस सल्फेट हरे रंग का क्रिस्टल है, गर्म किया जा रहा है, और गर्म करने से बनता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, जो होता है ठोस अवस्था में। साथ में एक गैस बनती है सल्फर डाइऑक्साइड, और एक गैस है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फेरस सल्फेट जो है ना, वो अकेला है। अकेला मतलब ये एक ही अभिकर्मक है, लेकिन इसके टूटने से बना 1, 2 और 3 उत्पाद। तो ये अभिक्रिया हुई वियोजन अभिक्रिया। अब ये जो वियोजन अभिक्रिया है ना, ये ऊष्मा की उपस्थिति में हो रही है। अगर हम फेरस सल्फेट को विद्युत की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएं, तो ये नहीं होने वाला है। तो अलग अलग परिस्थितियाँ चाहिए, किसी को विद्युत की उपस्थिति की आवश्यकता है, किसी को गर्म करने की आवश्यकता है। तो अपघटन ये विद्युत की उपस्थिति में हो रहा है, ये ऊष्मीय अपघटन है, या फिर ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। हम कुछ और उदाहरण पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया के लिए, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जिस चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट है। चॉक कैल्शियम कार्बोनेट है। अंडे का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट है। संगमरमर जिससे बना है ताजमहल, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। इसके कई सारे रूप हैं। चूना पत्थर जिससे सीमेंट बनाने में उपयोग किया जाता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर इसे भी गर्म किया जाए तो ये कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये कैल्शियम ऑक्साइड है बिना बुझा हुआ चूना। एक और अभिक्रिया हम देखते हैं वियोजन के लिए, और ये है लेड नाइट्रेट का वियोजन, PbNO3। ये लेड नाइट्रेट, और इसके वियोजन के लिए भी किसकी आवश्यकता है? ऊष्मा की आवश्यकता है, यानी कि ताप देने की आवश्यकता है, गर्म करने की आवश्यकता है। और ये अभिक्रिया में क्या बनता है? लेड नाइट्रेट टूटकर बनाता है लेड ऑक्साइड, जो है एक ठोस। उसके साथ बनती है भूरे रंग की एक गैस,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 ये गैस, और इसका रंग हो गया भूरा। और एक तीसरा पदार्थ भी बनता है, इसका नाम है ऑक्सीजन गैस, जिसका कोई रंग नहीं होता है। तो एक अभिकर्मक टूटकर 1, 2 और ये 3 पदार्थ बन रहा है। तो ये वियोजन अभिक्रिया है। हम कुछ और वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। इन दोनों को जो हमने पढ़ा, इन दोनों के वियोजन के लिए कैल्शियम कार्बोनेट और लेड नाइट्रेट के वियोजन के लिए चाहिए ऊष्मा की आवश्यकता। इसके पहले हमने पढ़ा जैसे जल के वियोजन के लिए विद्युत, फेरस सल्फेट के वियोजन के लिए ऊष्मा। हम कुछ और अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं वियोजन के, जिसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी कि सूर्य के प्रकाश में अगर इन अभिकर्मकों को रख दिया जाए, अभिकारकों को रख दिया जाए ना, तो इनका वियोजन हो जाता है। तो इन्हें चाहिए सूर्य का प्रकाश। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है, अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखें, तो ये जो श्वेत रंग है, सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है, यानी कि रंग होता है श्वेत, सफ़ेद होता है। धूप में रखने के बाद कुछ देर के बाद हम देखेंगे ना कि इसका जो सफ़ेद रंग है ना, वो बदल गया है और ये परिवर्तित होकर कैसा हो गया है, Ag सिल्वर, चांदी का जैसा रंग होता है ना, धूसर रंग होता है, उस रंग में ये बदल जाता है। तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन है, वियोजन है। सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन गैस में वियोजित होना, अपघटित होना। इसे संतुलित करने की कोशिश करनी चाहिए। क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, हमें क्लोरीन के 2 परमाणु करने के लिए बाईं तरफ 2 यानी कि 2 लिखना चाहिए। सिल्वर अकेला है तो हम इसके सामने भी 2 लिखकर इस अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। एक और अभिक्रिया है सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन, और ये भी होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये अभिक्रिया आवश्यक है क्योंकि इस अभिक्रिया का उपयोग होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। श्याम का अर्थ है काला और श्वेत का अर्थ अभी हमने जाना कि ये सफ़ेद रंग का है, माने सफ़ेद होता है। तो ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका भी वियोजन होता है और ये वियोजित होकर बनाता है सिल्वर यानी कि चांदी, और साथ में बनता है ब्रोमीन गैस बनता है। और ये अभिक्रिया ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि इसका उपयोग होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि यहाँ पर 1 से 2 बन रहा है और संयोजन में 2 से 1 बन रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अगली अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हमने जब संयोजन अभिक्रिया पढ़ी ना, तो उसमें हमने देखा कि अगर हम कोयले का दहन करते हैं ना, कोयला जलते हुए, जलाते हुए, उस पर खाना बनाने का अनुभव कोयले के चूल्हे पर किसी न किसी का ज़रूर होगा। किसी होटल में देखा होगा या किसी चाप की दुकान पर, समोसे की दुकान पर कोयले के चूल्हे का उपयोग होता हुआ सभी ने देखा होगा कभी ना कभी। तो ये जब कोयला जलता है ना, यानी कि कार्बन, तो ये गैस तो बनती ही है, लेकिन हमें साथ में क्या मिलता है, ऊष्मा, और इसी की वजह से जो चॉप है या फिर खाना है ये पक जाता है उस ऊष्मा गर्मी की वजह से। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न हो, अभिक्रिया होने के फलस्वरूप रिएक्शन के बाद, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इस चित्र में लकड़ी का जलना, लकड़ी के जलने से भी हम खाना पका सकते हैं। ठंड के मौसम में देखा होगा कई लोग लकड़ी जलाकर जो है ना हाथ सेकते हैं, शरीर को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। तो लकड़ी के जलने से ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो लकड़ी का जलना हुआ ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर भी ये लकड़ी जलने का दिख रहा है, पटाखे जलते हुए सब देखा है। और जितनी भी चीज़ें, अगर हम पेपर जला रहे हैं, जल रहा है, पेपर जलाना तो नहीं चाहिए वैसे, प्रदूषण होता है, और भी कई चीज़ें हम जो अपने आसपास जलते हुए देखते हैं, इन सभी में क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। एक और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जो अगर आपने देखा है तो वह है चूने का पानी बनाना। अगर चूना कभी पानी में घुलते हुए देखा है या घोला है ना, तो चूने के पानी का बनना, यानी कि अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिश्रित करें तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के साथ ना ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। हालांकि हम इस ऊष्मा का उपयोग खाना बनाने जैसे कार्यों के लिए नहीं कर सकते, लेकिन ये जो विलयन है चूने के पानी का, वो गर्म हो जाता है। प्राकृतिक गैस CH4 यानी कि जो मीथेन है, अगर हम इसका दहन करें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, दहन का अर्थ है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया,
तो इस अभिक्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और साथ में क्या उत्पन्न होने वाली है, ऊष्मा उत्पन्न होने वाली है। और ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जिससे हम कुछ कार्य कर पाते हैं। श्वसन यानी कि जो प्रक्रिया है ग्लूकोज के विखंडन की, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका समीकरण हम लोग जानते हैं। श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यह अभिक्रिया है C6, ग्लूकोज का सूत्र H12O6। ये ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज का विखंडन हो रहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और विखंडन के साथ यानी कि यहाँ पर जो उत्पाद बन रहे हैं जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में उत्पन्न होती है ऊष्मा। ATP भी बनता है जिससे कोशिकाएं अपने कार्यों के लिए उपयोग करती हैं। तो श्वसन में ऊष्मा उत्पन्न होने की वजह से ये ऊष्माक्षेपी है। एक और अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण शाक सब्जियों का, यानी कि अगर हम फल सब्जी के छिलके इत्यादि को अगर हम सड़ने के लिए रख दें, उनके कंपोस्ट होने के लिए रख दें, तो ये जो छिलकों का कंपोस्ट होना है यानी कि उनका खाद में बनना, ये कंपोस्टिंग जो है ये कंपोस्टिंग ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो श्वसन ऊष्माक्षेपी है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगली अभिक्रिया है ऊष्माशोषी, और इसकी परिभाषा क्या है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है। और इसके लिए सबसे अच्छी जगह है किचन, रसोई घर। रसोई घर अगर हम ध्यान से देखें ना, तो जितने काम होते हैं ना खाना पकते समय, जितने परिवर्तन होते हैं उनमें कई सारे ऊष्माशोषी मिलेंगे और कई सारे जो है ना ऊष्माक्षेपी मिलेंगे। अभी हम ऊष्माशोषी पढ़ते हैं, जैसे कि पानी का भाप बनना। पानी को भाप बनने के लिए यानी जलवाष्प में परिवर्तित होने के लिए चाहिए ऊष्मा, चाहे वो सूर्य के प्रकाश से मिले गर्मी, या फिर हम LPG जलाकर दें, या फिर लकड़ी जलाकर। रोटी का पकना, रोटी के पकने के लिए भी ऊष्मा की आवश्यकता है। फोटोसिंथेसिस के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है। फ्राइंग एग्स, अंडे पकाना हो या चावल पकाना हो या पिज़्ज़ा पकाना हो, कुछ भी पकाना हो अगर हमें अपने रसोई घर में, सभी के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा की आवश्यकता हो, अवशोषण हो, उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्माशोषी। और इनके उदाहरण क्या हो सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया में पढ़ा हुआ एक उदाहरण, ये फेरस सल्फेट। क्योंकि इस अभिक्रिया को होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है, तो फेरस सल्फेट का वियोजन यानी अपघटन एक प्रकार का ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो अगर हम ये फेरस सल्फेट का विघटन लिखें, ये तापन, हमें इसे ऊष्मा दे रहे हैं, तापन मतलब तापमान देना, ऊष्मा देना, और ये विघटित होकर बना रहा है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये जो अपघटन अभिक्रिया है ना, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता है, इसीलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी है। कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन, इसके लिए भी चाहिए ऊष्मा यानी कि तापमान, तापन, और ये अभिक्रिया होने से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस अभिक्रिया को भी ऊष्मा की आवश्यकता है, तो ये अभिक्रिया हो गई ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उसके अलावा जल का विघटन जो हमने देखा विद्युत की उपस्थिति में, ये भी ऊर्जा की आवश्यकता है, तो ये अभिक्रिया भी क्या हो गई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। तो जिनमें ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊष्मा के साथ हमें लिखना चाहिए कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है, चाहे वो सूर्य के प्रकाश के रूप में या विद्युत के रूप में या ऊष्मा यानी कि हीट के फॉर्म में, वो सारी अभिक्रियाएं होती हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। किचन में चले जाना है और देखना है कि कौन से जो चेंजेस हैं वो ऊष्माशोषी यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगली अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या करती है कि अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, यानी कि हटा देती है। जैसे कि यहाँ पर ये जो चित्र है ये दिखा रहा है कि अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का, नीले रंग का होता है, उसमें कोई आयरन नील यानी कि लोहे की कांटी डाले, तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि विलयन का रंग बदल गया, यानी कि रासायनिक परिवर्तन हुआ। रंग बदलना रासायनिक परिवर्तन को बताता है।
और साथ में हम क्या देखते हैं कि ये जो आयरन की कांटी, ये जो लोहा है ना, इसके ऊपर एक भूरे रंग की परत जो है वो जम जाती है और ये विलयन का रंग बदलकर हो जाता है हरा। इस अभिक्रिया के लिए हम समीकरण कैसे लिखेंगे? हमने क्योंकि लिया है कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट लवण है और ये कॉपर धातु का लवण विलयन है और विलयन को हम AQ से बताते हैं। इसमें हमने डाला लोहे की कांटी यानी कि Fe। अभिक्रिया हो रही है और होने के बाद हमें मिलता है फेरस सल्फेट FeSO4 और कॉपर जो है वो विस्थापित होकर अलग हो जाता है ठोस के रूप में। और यही कॉपर ये कांटी पर कील पर जम जाने से ना कील का रंग अलग दिखता है और फेरस सल्फेट का रंग होता है हरा और ये जो कॉपर सल्फेट है इसका रंग होता है नीला। ये हरा और कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। तो ये रंग बदल गया और हो क्या रहा है कि आयरन जो अधिक क्रियाशील धातु है ये अपने से कम क्रियाशील धातु कॉपर को विस्थापित कर देती है। कुछ और हम उदाहरण समझेंगे विस्थापन अभिक्रिया के और ये उदाहरण है। इसके बाद कॉपर सल्फेट और आयरन की अभिक्रिया के बाद है कुछ और उदाहरण, जैसे कि हम अगर लें, अब हम अगर आयरन सल्फेट लेते हैं और इसका विलयन यानी AQ लिखेंगे और इस विलयन में अगर हम जिंक डालें तो ये अभिक्रिया भी होगी क्योंकि जिंक आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है और ये बनाता है जिंक सल्फेट का विलयन। और अभी इस अभिक्रिया में क्या होता है, आयरन जो है ना वो अलग हो जाता है। तो ये आयरन सल्फेट और जिंक की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। अगर इसी जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ भी किया जाए CuSO4 के साथ तब भी विस्थापन अभिक्रिया होगी क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। यही जिंक आयरन से भी ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो जिंक आयरन और कॉपर दोनों को विस्थापित करता है। एक और उदाहरण ये है लेड के साथ कॉपर क्लोराइड का विलयन CuCl2 कॉपर क्लोराइड। अभिक्रिया होने से बनता है लेड क्लोराइड PbCl2 और कॉपर अलग हो जाता है। तो ये विलयन बना लेड क्लोराइड और क्या हुआ, लेड ने कॉपर को विस्थापित किया और खुद बन जाता है ये लेड क्लोराइड। हम कैसे समझेंगे कि कौन सी धातु किस दूसरे धातु को हटा सकती है उसके लवण विलयन से? उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में धातुओं को उनकी सक्रियता के आधार पर यानी कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन कम है, कौन किसको विस्थापित करता है उसके आधार पर सजाया गया है। और इस श्रेणी के अनुसार सबसे अधिक अभिक्रियाशील है पोटेशियम और सबसे कम अभिक्रियाशील है गोल्ड यानी कि सोना। और इस श्रेणी का महत्व ये है कि जो धातुएं ऊपर है ना वो अपने से नीचे सभी को हटा सकते हैं, यानी कि पोटेशियम के साथ हम जिस भी धातु की अभिक्रिया करवाएं ना, पोटेशियम सबके साथ, अगर हम मान लेते हैं कि सोडियम है और उसके साथ कुछ XYZ है, ठीक है, तो पोटेशियम X के साथ मिल जाएगा और सोडियम अलग हो जाएगा। पोटेशियम हर किसी को विस्थापित करेगा, चाहे वो जिंक हो, आयरन हो, लेड हो, मैग्नीशियम हो। अगर मैग्नीशियम का कुछ यहाँ पे लवण है, विलयन है, तो पोटेशियम खुद उस लवण विलयन में चला जाएगा बनकर और मैग्नीशियम को हटा लेगा। तो जो सबसे ऊपर है ना वो अपने नीचे वाले को हटा सकता है, लेकिन जो नीचे हैं वो किसको हटा सकते हैं? तो अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के नीचे है कैल्शियम से लेकर गोल्ड तक, ये इन सबको हटा पाएगा। लेकिन ये जो सोडियम है ये पोटेशियम को नहीं हटा पाता है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम अपने से नीचे सभी को हटा पाएगा, लेकिन ये कैल्शियम पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर सकता, ये कैल्शियम सोडियम को भी विस्थापित नहीं कर सकता है। यानी कि अगर हम कोई अभिक्रिया करवाएं, कैल्शियम और पोटेशियम का कोई लवण है, इन दोनों की अभिक्रिया करवाएं तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पोटेशियम कैल्शियम से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें तो कैल्शियम पोटेशियम से कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए कैल्शियम नहीं हटा पाएगा। अगर हम लेड की बात करें तो लेड इन सभी को हटा पाएगा, लेकिन लेड जो है ना अपने से ऊपर यानी कि ये जो आयरन है, जिंक है, इन सब में से किसी को नहीं हटा पाएगा। अगर हम किसी और की बात करें, अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक इन सभी के द्वारा विस्थापित हो सकता है, लेकिन वह इन सभी को विस्थापित कर सकता है।
यानी कि अगर हम एल्यूमिनियम और जिंक सल्फेट की अभिक्रिया करवाएं तो ये अभिक्रिया होगी और यहाँ पर बन जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट और जिंक जो है वो अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगर हम यही अभिक्रिया उल्टी करें यानी कि हम एल्यूमिनियम सल्फेट और जिंक की करें तो ये अभिक्रिया जो है वो नहीं होती है। तो सक्रियता श्रेणी हमें समझने में सहायता करती है कौन किसको विस्थापित करने वाला है। ये श्रेणी याद कर लेने से अच्छा है ताकि हम बता पाए कौन सी अभिक्रिया होगी और कौन सी नहीं होगी। अगली अभिक्रिया जो हम पढ़ेंगे ये है द्विविस्थापन। विस्थापन में हमने क्या पढ़ा कि अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो कम को हटा लेती है। जैसे कि यहाँ पर जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ये कम अभिक्रियाशील अपने से आयरन को विस्थापित करता है, तो ये एक बार हटाना हुआ। द्विविस्थापन में क्या होता है ना कि अभिकारक जो है वो आयनों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि अगर हम सोडियम सल्फेट का विलयन ले Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट का विलयन हो गया और इसके साथ में हम लेते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2, हम दोनों का विलयन लेते हैं और अभिक्रिया होती है। अभी दोनों के आयन हमें पता चल जाएगा सूत्र से। सोडियम में ये सोडियम आयन सल्फेट आयन है, बेरियम आयन क्लोराइड आयन है। अभिक्रिया होने के पश्चात क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनता है और साथ में बनता है बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप BaSO4S। हुआ क्या है, यहाँ पर सोडियम के साथ सल्फेट था, ये एक्सचेंज होकर चला गया बेरियम के साथ, और जो बेरियम का पार्टनर था जो उसके साथ आयन था क्लोराइड, वो चला आया सोडियम के साथ। तो जहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो जाए यानी कि दोनों अपने आयन एक अपना दूसरे को दे दे, दूसरा वाला पहले वाले को दे दे, वैसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और ध्यान रखना है कि इस अभिक्रिया में ना एक अविलेय ठोस पदार्थ जिसे हम प्रेसिपिटेट अवक्षेप कहते हैं ये भी बना है, और एस लिखने का अर्थ है सॉलिड, यानी कि ये विलयन नहीं बन रहा है, ये ठोस के रूप में उपस्थित है। एक और उदाहरण हम पढ़ते हैं द्विविस्थापन के लिए। एक हमने पढ़ा सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया, एक दूसरी अभिक्रिया हम पढ़ते हैं और ये है पोटेशियम आयोडाइड की, किसके साथ है, लेड नाइट्रेट के साथ, PbNO3 और होल2 होता है, और दोनों के ही विलयन है। पोटेशियम आयोडाइड का भी विलयन है और लेड आयोडाइड का भी विलयन है, AQ हमने लिखा। और अभिक्रिया कौन सी हो रही है यहाँ पर, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान, यानी कि बनना क्या चाहिए, यहाँ पर बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और साथ में बनता है लेड आयोडाइड PbI2। और ये जो लेड आयोडाइड बनता है ये होता है ठोस, पीले रंग का ठोस पदार्थ बनता है, चमकता पीला रंग दिखता है। तो यहाँ पर भी इनके आयनों का आदान प्रदान हुआ। लेड के साथ नाइट्रेट था, अभी लेड के साथ आयोडीन है, जो पहले किसके साथ था, पोटेशियम के साथ था, और लेड के साथ जो आयन था वो आ गया पोटेशियम के साथ। तो आयनों के आदान प्रदान होने वाली अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन, क्योंकि दो बार विस्थापन हो रहा है, एक पोटेशियम आयोडाइड के आयन का और दूसरा विस्थापन है लेड नाइट्रेट के नाइट्रेट आयन का हो रहा है। अंतिम अभिक्रिया हम पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया, और ये अभिक्रिया जुड़ी हुई है द्विविस्थापन से। परिभाषा है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप यानी कि अविलेय ठोस पदार्थ का निर्माण हो उस अभिक्रिया को हम कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। उदाहरण, ये अभिक्रिया कौन सी, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की, क्योंकि इस अभिक्रिया में लेड आयोडाइड एक ठोस अविलेय ठोस बन रहा है, तो यही द्विविस्थापन अभिक्रिया उदाहरण हो जाती है किसका, अवक्षेपण अभिक्रिया का, जिसे हम लोग लिख लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड, ये विलयन हुआ, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल2, और ये भी विलयन है यानी कि जल में घुलनशील है। अभिक्रिया होने के बाद क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट, और पोटेशियम नाइट्रेट जल में घुलनशील है, इसीलिए हम AQ लिखेंगे, और साथ में बनता है लेड आयोडाइड, और ये हुआ एक ठोस। तो क्योंकि इसमें बना एक अविलेय ठोस पदार्थ जिसे हम कहते हैं अवक्षेप, ये अभिक्रिया क्या हो गई, अवक्षेपण अभिक्रिया हो गई। अवक्षेपण के साथ यही अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है,
द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। तो हम कई सारी अभिक्रियाएं जो पढ़ेंगे ना वो एक से ज़्यादा प्रकार की होती हैं, जैसे कि एक हमने यहाँ पर देखा। उम्मीद है कि ये टॉपिक जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार ये समझ में आ गया होगा। इसे एक बार संतुलित करते हुए जाते हैं, ये लास्ट। अभी अगर हम सबकी संख्या गिने तो लेड की संख्या बराबर है 1 है, नाइट्रेट की संख्या कम है बाईं तरफ यानी अभिकारक में 2 है, उत्पाद में 1 है। आयोडीन 2 है लेकिन इस तरफ अकेला है। तो क्योंकि आयोडीन और नाइट्रेट अकेले हैं यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम पहले आयोडीन को करेंगे बराबर, तो ये हो गया 2। लेकिन अब पोटेशियम की भी संख्या बढ़ गई तो अभी हम कर देंगे पोटेशियम को भी बराबर। और इस प्रकार पोटेशियम 2, नाइट्रेट 2 था, इसकी संख्या बराबर, आयोडीन भी 2 इस तरफ और इस तरफ भी 2 बराबर। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।